हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप इंजॉय कर रहे हैं आप फिजिक्स को और वीडियोस को देख रहे हैं लगातार। फिजिक्स आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको करना क्या है, लगातार पुराने वीडियोस को देखते हुए साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, सीधे आगे नहीं आना है। ठीक है, यदि आपने मोशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर हमने पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा मोशन का। ठीक है, चलिए इस नए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, उसके बारे में आप सोचिए, फिर हम नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपने मोशन चैप्टर पढ़ा था, क्या आपने सोचा कि मोशन क्यों होता है। ठीक है, मोशन क्यों होता है और कोई ऑब्जेक्ट क्यों आगे बढ़ता है, क्यों वो पीछे की तरफ जाता है, क्यों उसकी वेलोसिटी या वेलोसिटी बढ़ जाती है किसी ऑब्जेक्ट की, क्यों कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है, ये सारे जो फिनोमिनाज होते हैं ये क्यों होते हैं, क्या इनके बारे में आपने सोचा। ठीक है, तो इन्हीं कॉजेस के बारे में, इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि इन चीजों का कॉज क्या है। उन कॉजेस के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है। ठीक है, वो कारण है फोर्स। क्या है? फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का आगे बढ़ना, किसी ऑब्जेक्ट का रुकना, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का बढ़ाना, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना, इन सब चीजों का एक ही कॉज है, एक ही रूट कॉज है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, जनरली जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हैं, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को आप पुल करते हैं, खींचते हैं या धकाते हैं। ठीक है, इन दोनों टाइप पे आप क्या देखते हैं, आप अपने बॉडी से कुछ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। या आप जब उसको खींच रहे होते हैं, मतलब आप कुछ लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं उसके ऊपर, है ना, जिससे ऑब्जेक्ट अपनी तरफ वापस आता है। ठीक है, तो ये सब चीजों का जो कारण है, आप क्या कर रहे हैं, जनरली यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स जो होता है वो एनी टाइप ऑफ पुश और पुल होता है। ये डेफिनेशन आपने बचपन में 8th क्लास में पढ़ी होगी, आपकी बुक में होगी, है ना। तो फोर्स इज एन पुश और पुल। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की, तो उसको समझने के लिए हम बात करते हैं कि भाई कॉज ऑफ, मतलब फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, व्हाट कॉज फोर्स। ठीक है, क्या क्या कर सकता है। ठीक है, पहली चीज हम देखते हैं, फोर्स कैन चेंज या फोर्स कैन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट। क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। फोर्स कैन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। दूसरा कारण जो है, ठीक है, दूसरा और क्या कर सकता है भाई, फोर्स कैन चेंज द मोशन, चेंज द मोशन। ठीक है, इसको हम स्टेट चेंज भी कहना लिख सकते हैं कि वो स्टेट को चेंज कर सकता है। तीसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, चौथा, फोर्स कैन स्टॉप, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, किसी मूविंग बॉडी को जो है वो स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, किसी फोर्स के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं, बॉल आई और आपने, है ना, उसी बॉल को पीछे की तरफ घुमा दी। या फिर आप बोल सकते हैं साइकिलिंग जब आप करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, पेडल और जोर से मारते हैं, तो साइकिल और तेजी से मोशन करने लगती है, वेलोसिटी उसकी और बढ़ जाती है। ठीक है, या जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो, जो साइकिल है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, रुक जाती है। तो क्या कर रहे हो आप, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिससे या तो वेलोसिटी बढ़ रही है, या फोर्स जब आप अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी क्या हो रही है, रुक रही है साइकिल। ठीक है, वैसे ही फोर्स कैन चेंज द मोशन, है ना, मैंने बताया आपको। तीसरा होता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आती है और आप घुमा देते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट की जो है, बॉल जो है उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं आप, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप साइकिल से आप हैंडल को घुमाते हो, तो क्या कर रहे हैं, जनरली आप फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके थ्रू हो जाती है, फोर्स के, है ना। और एक और जो बचा है फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपने क्या किया, उसको, जैसे बॉल आई, आपने उसको पकड़ लिया एकदम से, तो क्या हुआ, मूविंग ऑब्जेक्ट को आपने रेस्ट में ला दिया। तो मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं आपके, ठीक है, उस फोर्स के थ्रू। ठीक है, तो यहां से आप डेफिनेशन बना सकते हैं फोर्स की। क्या डेफिनेशन बना सकते हैं? ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, एन एक्सटर्नल एजेंसी
which can change the state of an object. अच्छा, स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर? स्टेट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था मोशन में कि दो तरह के स्टेट होते हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट होगा या स्टेट ऑफ मोशन होगा। तो यदि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगा फोर्स के थ्रू, यदि मोशन में तो रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स की डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब इसको जनरली एक डेफिनेशन और आपकी बुकों में लिखी होती है फोर्स, ठीक है। ये एक पहली डेफिनेशन हो गई। ये दूसरी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। फोर्स इज अ टाइप ऑफ पुश और पुल, ठीक है, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशन है कि भाई फोर्स से क्या हो सकता है। तो फोर्स क्या है? एक तरह का पुश है या पुल है। हम दो तरीके से फोर्स की बात कर सकते हैं, या तो हम किसी चीज को धकाएंगे या हम खींचेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम धका रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जैसे आप इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, देखिए ये अपने आप नीचे आ रहा है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका लेकिन ये वापस नीचे आ रहा है। मैंने तो ऊपर फेंका था लेकिन ये कहां आ रहा है? वापस नीचे आ रहा है। मतलब यहां पर कोई ना कोई एक्सटर्नल पुल है। कौन कर रहा है? वो कर रहा है अर्थ, ठीक है। अर्थ एक पुल कर रहा है या एक फोर्स लगा रहा है, कहां? उसके सेंटर की तरफ, जिससे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। आपको एक चैप्टर पढ़ना है आगे जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, ठीक है। उस ग्रेविटेशन में हम जानेंगे कि भाई ये क्यों होता है, ठीक है। बस आप ये जानिए कि अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कहां आता है? नीचे आता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है, या ग्रेविटी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन की हमने बात की। क्या समझ में आया भाई? कोई भी पुश एंड पुल क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है। और फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स कर सकता है भाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फोर्स के टाइप्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फोर्स के टाइप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने टाइप हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो दो टाइप की बात करेंगे। पहला जो टाइप होता है दैट इज बैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स। और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। ये दो फोर्स होते हैं। वैसे जब हम आगे आएंगे 11th क्लास में तो मैं आपको आप आगे और फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में इन दो फोर्स के बारे में समझाया गया है, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे बैलेंस फोर्स की, फिर अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपने कभी रस्सा कस्सी का गेम खेला होगा, ठीक है, या आपने कभी पंजा लड़ाया होगा, ठीक है। तो आपने उसमें क्या देखा है? कभी कभी दोनों तरफ जो है ना ही रस्सी इधर जा रही है ना इधर जा रही है, या हाथ को आप देखते हैं तो ना वो उधर जा रहा है ना इधर जा पा रहा है। या फिर हम देख सकते हैं भाई कि किसी टेबल पे आपने एक बुक को रख दिया, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं भाई? यहां पर ये बुक ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, ना नीचे ना ऊपर, ठीक है। तो ऐसा क्या हो रहा है भाई कि ये बुक जो है वो स्टेबल है। या फिर जब आप क्या करते हैं, रस्सा कस्सी का गेम खेलते हैं, ठीक है, यहां पर नॉट लगी हुई है, आप इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं। इधर आपका जो फोर्स है वो F1 है, इधर जो फोर्स लगा रहे हैं वो F2 है। और हम देख रहे हैं कि भाई ये रस्सी जो है वो ना इस साइड जा रही है ना इस साइड जा रही है, वो स्टेबल हो गई किसी वजह से। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? बराबर है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है ना। रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो बराबर हो, या चारों तरफ जो भी फोर्स लग रहा है, जितने भी फोर्स पे काम कर रहे हैं उनका नेट फोर्स जो है वो रिजल्टेंट कितना है? उसका जीरो है, या सारे फोर्सेस जो है बराबर है। जब ऐसा बोले हम तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट या इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल होगा, है ना, मूविंग नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है, यहां पर ये दोनों तरफ मूव नहीं कर रही है, स्टेबल होगी। इसका मतलब क्या है? इस पे लगने वाला फोर्स कैसा है? बैलेंस्ड फोर्स है। तो जब भी हम इस तरह के फोर्स की बात करेंगे जहां पर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है,
कि वो कोई मोशन नहीं कर रहा होता है, या फिर उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, तब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, when the net force of an object is zero, then object will be in equilibrium condition. When the net force on an object is zero, then object will be in equilibrium. This type of force on the object is called बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है और नेट फोर्स का मतलब क्या है। भाई नेट फोर्स जीरो हो गया, अब भाई इतने सारे फोर्स काम कर रहे हैं और फोर्स कितना हो गया, जीरो। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, चलिए। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं F1, यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं F2। ठीक है, अब दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और हमने लिख दिया भाई F1 जो है वो F2 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर जो नेट फोर्स क्या होगा भाई, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, ऐसे ही कुछ करेंगे। अब ये दोनों बराबर तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, जीरो। ठीक है, अच्छा यहां माइनस क्यों लगाया, इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा फोर्स में पीछे की तरफ जाते हैं। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, इसका यूनिट जो है इसकी वो होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है डाइन। क्या होती है, डाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट न्यूटन होती है, एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या देखा, सपोज करो F1 5 न्यूटन होता और F2 क्या होता, वो भी 5 न्यूटन होता, लेकिन यहां पर हमने माइनस क्यों लगाया है, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि एक जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है तो उसमें कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। तो ये 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो 5 न्यूटन का जो दूसरा फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज करिए। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो एक को हमने पॉजिटिव ले लिया, एक को नेगेटिव ले लिया, दोनों को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। मतलब 5 माइनस 5 क्या होता है, जीरो। मतलब जो नेट फोर्स हुआ वो क्या हो गया भाई, जीरो हो गया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसीलिए हम इसको कहेंगे कि भाई इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया, जीरो। तो ये कौन सी कंडीशन में आ गए, इक्विलिब्रियम में। मतलब इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इसका मतलब ये या दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो नेट फोर्स है वो जीरो जब हो जाता है तो ऑब्जेक्ट काय में आ जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से रेस्ट में आ जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट लगातार यूनिफॉर्मली चलता रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है आपको कि भाई बैलेंस फोर्स में यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहा हूं, वो क्या है, जीरो है। नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो। तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो भी एक एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या है, when the net force on an object is zero, then the object will be in equilibrium. This type of force of an object on an object is called balance force. ठीक है, फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन और डाइन, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप की बात की हमने बैलेंस, अब हम बात करेंगे अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो जो अनबैलेंस फोर्स है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि यहां पर जो हम जो दो फोर्स लगा रहे थे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, हम क्या लगा रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो दो फोर्स लगा रहे थे, हम इधर से भी खींच रहे थे, इसको इधर से भी खींच रहे थे, ये F1 था या F2 था। अब यदि इन दोनों फोर्स की बात हम करें, ये दोनों इक्वल ना हो, डिफरेंट हो जाए, F1 इज नॉट इक्वल टू F2 हो जाए,
ठीक है, कोई भी जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल ना हो, तब या तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा या तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। अब सपोज करते हैं पहली कंडीशन कि F1 बड़ा हो जाए F2 से, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस साइड जाएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या है, यदि F2 बड़ा हो जाए F1 से, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, इस साइड जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। इसकी जो बैलेंसिंग कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है ये, है ना कहीं ये अनबैलेंस हो गया, इसलिए हम इस फोर्स को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, मोशन भी कैसा, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। या आप एग्जांपल ले लीजिए, आप जब किसी फुटबॉल को लात मारते हैं, है ना, फुटबॉल जब आप खेलते हैं तो आप किक मारते हैं, तो आपने देखा है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है ना। तो वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर लगातार एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। क्या, अर्थ एक उसके ऊपर ग्रेविटी लगा रही है, उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस भी लग रहा है, और उसके ऊपर एक फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। फ्रिक्शन क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। ठीक, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या हो, अलग अलग हो जाए, ठीक है, इक्वल ना हो, तो हम उस टाइप पे बात करेंगे उस ऑब्जेक्ट की, वो कैसा हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। और उस टाइम पे लगने वाले सारे फोर्स क्या कहलाते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, और इसके ऊपर लगातार एक्सेलरेशन हो रहा है। कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड का, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, इसीलिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यदि इसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी सरफेस पे रख दूं ऐसे, ठीक है, मैंने किसी टेबल के ऊपर रख दिया, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, मैंने ऐसे रख दिया इसको, तो अब क्या हो रहा है भाई, इसके ऊपर ग्रेविटी तो काम कर रही है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर। मैं बता देता हूं आपको यहां पर। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी सरफेस के ऊपर रख देते हैं, अभी ये क्या हो रहा है भाई, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा जो हम बोलेंगे ग्रेविटी। ठीक है, जी लग रहा है इसके ऊपर, जी नहीं लग रहा है इसके ऊपर, mg लगेगा। क्या लगेगा, mg। क्यों लगेगा मैं आगे आपको आगे बताऊंगा। तो आप ये मान लीजिए कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये सरफेस भी क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। ठीक है, या इसको रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिएक्शन फोर्स। अब मैं जब आपको लॉज ऑफ मोशन बताऊंगा तो इसके बारे में ज्यादा क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स काम कर रहा है, नीचे की तरफ भी फोर्स काम कर रहा है, तो ये जो फोर्स होगा F1, ये F2 के बराबर होगा हमेशा। क्या होगा, F1 होगा बराबर F2 के। तो ये जब नॉर्मल फोर्स लगता है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगता है, और ये फोर्स जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये हमेशा जमीन के, अर्थ के सेंटर की तरफ काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, इसलिए ये काय में आगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसीलिए इसको हमने बोला बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, लेकिन यदि यहां से ये सरफेस हटा दें तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। और ये फोर्स ऊपर की तरफ जो काम करता है वो कब काम करेगा, जब भी कोई सरफेस आपके पास होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। when the net force on an object is not equal to zero, is not zero, ठीक है, is not zero, then object will be in unequilibrium, is not in, ऐसा मत लिखिए आप, will be ऐसा लिखिए आप, पूरा कर देता हूं। when the net force of an object on an object is not zero, then the force is called as, कौन सा फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। ठीक है, जब नेट फोर्स जीरो ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स क्या होता है, उसकी यूनिट हमने पढ़ी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी हमने समझा। ठीक है, फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डाइन होती है। न्यूटन जो होगा एमकेएस उसमें सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, हमने दो टाइप की फोर्स की बात की, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, लेकिन कुछ और फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे जो आपने अपनी डेली लाइफ में सुने हैं, जैसे एक फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करें। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया नॉर्मल फोर्स, है ना।
ये सारे फोर्सेस जो हैं हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे पहला फोर्स की हम बात करें, वो था फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा था? फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो फोर्स हम बात करेंगे वो होता है आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों फोर्स में आप क्या देख रहे हैं, समझिए। फ्रिक्शनल फोर्स जो है कब लगता है, देखिए अब एक सरफेस के ऊपर क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, खींचोगे या धकाओगे, तो आप क्या देखते हो कि ये ऑब्जेक्ट आसानी से आगे की तरफ नहीं जाता, ठीक है ना। ये पहली चीज। अब यदि मैं क्या करता हूं, इस सरफेस को बहुत स्मूथ कर देता हूं, तो आप देखते हो जब इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये थोड़ा सा आसानी से जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर हमें ज्यादा फोर्स लगाना है या कम फोर्स लगाना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। यदि सरफेस थोड़ा स्मूथ है तो ऑब्जेक्ट आसानी से आगे बढ़ेगा, और यदि सरफेस जो है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है या थोड़ा सा अनइवन है, तो वहां पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही जो कंडीशन है ना, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही, किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सरफेस की वजह से। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी सरफेस के ऊपर मूव कराते हैं या कराने की कोशिश करते हैं, तब वो जो सरफेस है वो एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाता है, सरफेस लगाती है। और ये जो है कारण किसका होता है, सरफेस का अलग अलग तरीके से होना, या तो वो स्मूथ हो सकती है या उबड़ खाबड़ हो सकती है, या अनइवन हो सकती है। तो इवन होगी, सरफेस प्लेन होगी तो आसान होगा, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा तो उसका मतलब क्या है, वो सरफेस पे हमें फोर्स लगाना टफ होगा, ठीक है। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। आगे हम बात करेंगे कौन से फोर्स की, जो है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मैंने आपको बताया कि सरफेस के ऊपर जब वो हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सरफेस उतना ही अपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा तो ये फोर्स कहां लगा रहा है, नीचे लगा रहा है, तो सरफेस ऊपर की तरफ 90 डिग्री में एक फोर्स लगाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसके अलावा एक फोर्स और होता है। अच्छा, यहां पर हम एक चीज क्या देख रहे हैं, दोनों फोर्सेस में हमें कांटेक्ट में लाने की जरूरत पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को हमें कांटेक्ट में लाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट को सरफेस के साथ कांटेक्ट में लाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहां पर देखिए, ये अपने आप नीचे आ रहा है ना, मैंने कोई खुद से फोर्स नहीं लगाया। यहां पर फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। तो ये एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्या है ये, एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे मैग्नेट्स को आप बीच में रख देते हो, ऐसे साइड, एक नॉर्थ पोल ले लिया, एक तरफ साउथ पोल ले लिया, आप छोड़ोगे चिपक जाएगा, है ना। तो जब दो मैग्नेट को आप देखते हो, या तो खींचता है या धकाता है, ठीक है। आप अपोजिट डायरेक्शन में उनको रख दोगे तो पुल करने लगेंगे, है ना। मतलब नॉर्थ पोल रखोगे या साउथ पोल रख दोगे तो पुल करने लगेगा, है ना, एक दूसरे को धकाने लगेगा, पुश करने लगेगा ना, इसे धकाने लगेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कांटेक्ट में आई नहीं ऑब्जेक्ट, फिर भी एक दूसरे को खींच रहे हैं या धका रहे हैं, ठीक है। तो ये कारण क्या है, ये कारण होता है भाई, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं कांटेक्ट फोर्स, एक होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स में हमें दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाने की जरूरत पड़ती है, और नॉन कांटेक्ट में हमें दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये जो फिनोमिनाज है ये आप आगे 11th में पढ़ेंगे, है ना। 9th के जो बच्चे हैं वो 11th में इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ ये चैप्टर। तो यहां पर इस चैप्टर में फोर्स की बात की हमने, सॉरी, है ना। तो ये चैप्टर में आगे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए फोर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आपको क्लियर होगा फोर्स, आप एक बार बहुत अच्छे से बुक में पढ़िए और आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।